नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के वीकली वाणी के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस हफ्ते के कुछ मेजर न्यूज़ इवेंट्स और ट्रिगर्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रीक ट्रेड्स जो हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इस हफ्ते भी फ्रीक ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए गए, स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया गया। पहले ये काम निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो रहा था, लेकिन इस हफ्ते ट्यूसडे को ये जो स्टॉप लॉस ट्रिगर किए गए वो निफ्टी 50 के कुछ महत्वपूर्ण स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक, HDFC और भारतीय एयरटेल में किए गए। रिलायंस का जो सितंबर का फ्यूचर है वो 10% गेन के साथ ओपन हुआ 2616 पे, जबकि उसका स्पॉट प्राइस जो है वो 2394 था। उसी तरीके से भारतीय एयरटेल का फ्यूचर्स भी 10% जंप हुआ 762 पे। TCS का फ्यूचर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4230 पे ओपन हुआ। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस ट्रिगर किए गए हैं, ये क्या नया जो रूल आने वाला है जिसके बारे में हम पिछले कुछ समय से न्यूज़ में देख रहे हैं पिछले हफ्ते, कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स जो है उसको NSE शायद बंद कर देगा ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स होते हैं उसको एक इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है जहाँ पे रिटेल निवेशकों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो इस बैन के बाद या इस रोक के बाद आप केवल स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर ही प्लेस कर पाएंगे। लेकिन क्या इससे आप फ्रीक ट्रेड से बच पाएंगे? क्या आपका नुकसान बच जाएगा? दोस्तों यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ना हो। उसके पीछे कारण ये है कि अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर भी प्लेस करते हैं और इस तरह का कोई फ्रीक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है, तो वहाँ पे अगर आपके पास सफिशिएंट मार्जिन नहीं है या इनफ मार्जिन नहीं है आपके अकाउंट में, तो वहाँ पे आपका ब्रोकर जो है आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो इससे भी आपको लॉस हो जाएगा। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये मैकेनिज्म जो जिसको कह लीजिए स्टॉप लॉस मार्केट जो ऑर्डर्स हैं उनको रिमूव करने का जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा? अगर मान लीजिए फ्रीक ट्रेड होता है तो क्या वहाँ पे ब्रोकर आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा या नहीं करेगा? ये कुछ ओपन एंडेड सवाल हैं जिनका जवाब हमें तभी मिलेगा जब ये मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है या मेरा ये मानना है कि ये जो स्टेप्स हैं इनके अलावा ये भी जानना ज़रूरी है कि ये स्टॉप लॉस ट्रिगर कौन कर रहा है, ये स्टॉप लॉस हिट कौन कर रहा है, कौन है इन सब के पीछे, कौन सा वो बड़ा खिलाड़ी है या कौन सा वो मेंबर है जो ये पर्टिकुलर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों हो सकता है वो खिलाड़ी जो है विद इन रूल्स या जिसको कह लीजिए विद इन रेगुलेशंस ये सब कर रहा हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर रिटेल निवेशकों के हितों की बात की जाए तो इस तरह की जो फ्रीक ट्रेड्स हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, एक आधा फ्रीक ट्रेड समझ में आता है, साल में कभी हुआ या 5-6 महीने में एक हुआ। मुझे भी एक ऐसे फ्रीक ट्रेड में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। तो दोस्तों एक आधा समझ में आता है, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं और इससे रिटेल निवेशकों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनके पास इतना मार्जिन भी नहीं होता कि वो इस पर्टिकुलर ट्रेड को जो है सहन कर लें। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ऐसा कोई फ्रीक ट्रेड होता है और अगर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर अवेलेबल नहीं होता, अगर मान लीजिए मैंने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और अगर ऐसा कोई फ्रीक ट्रेड होता है तो वहाँ पे मेरे पास अगर सफिशिएंट मार्जिन नहीं है तो क्या मेरा ब्रोकर वहाँ पे मेरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा या नहीं करेगा? ये सवाल इस समय सबसे बड़ा सवाल है रिटेल निवेशकों के माइंड में। मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब हमें मिल जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पे बैड बैंक बनाने की घोषणा की गई है। इसकी चर्चा हम काफ़ी समय से अपने चैनल पे भी कर रहे थे। तो बेसिकली इसका नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, NARCL। तो दोस्तों यहाँ पे फेजेस के दौरान, मतलब फेजेस द्वारा 2 लाख करोड़, टोटल 2 लाख करोड़ जो है इस पर्टिकुलर बैड बैंक को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। फर्स्ट फेज़ के अंदर 90,000 करोड़ जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा और यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है एक 30,000 करोड़ की गारंटी दी है जिसको सॉवरेन गारंटी भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये एक वेलकम मूव है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो PSU बैंक्स को होगा।
जिनके अंदर एनपीए सबसे ज़्यादा है। तो एक और आर्टिकल मैंने पढ़ा था जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर बैड बैंक का इम्पैक्ट क्या होगा, एक एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा, तो वो इस आर्टिकल में बताया गया है। मैं समरी के तौर पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो 2 ट्रिलियन रुपीस, जिसको 2 लाख करोड़ भी कहा जा सकता है, वो अगर ट्रांसफर किए जाते हैं तो इससे 2% जीएनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो हमने शायद पिछले या पिछले से पिछले हफ्ते वाले एक वीकली वाणी के एपिसोड में चर्चा की थी, जहां पे हमने देखा था कि जो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम के एनपीएज हैं वो लगभग 7% से थोड़े ज़्यादा हैं। तो अगर ये 2% कम हो जाते हैं तो लगभग 5% के लेवल पे आ जाएंगे। तो पहले फेज के दौरान जब 90,000 करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे तो वहां पे 1% एनपीए के कम होने की संभावना है। तो यहाँ पे किस बैंक के कितने एसेट्स ट्रांसफर किए जाएंगे आप देख सकते हैं। एसबीआई को सबसे ज़्यादा फायदा होगा 20,000 करोड़, पीएनबी 7,900 करोड़, यूबीआई 7,800 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 3,500 करोड़, सेंट्रल बैंक 2,700 करोड़। तो अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहें तो यहाँ पे इसका क्या इंपैक्ट होगा आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है। लेकिन दोस्तों क्या इससे एनपीए की समस्या सॉल्व हो जाएगी? यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल इस हफ्ते मुझे देखने को मिला। इसकी चर्चा किसी ने की नहीं, यहाँ पे केवल कुछ 1-2 वेबसाइट्स पे आर्टिकल अवेलेबल था। तो दोस्तों ये जो स्टडी है ये की गई है एसोचैम, जो कि एक इंडस्ट्री बॉडी है, और रेटिंग एजेंसी जो क्राइसिल, इन दोनों ने मिलके ये स्टडी किया है। और इनका ये मानना है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, कि जो आपके एनपीएज हैं वो 10 लाख करोड़ तक हो जाएंगे मार्च 2022 तक। तो दोस्तों ये दोनों जो हैं ये रिप्यूटेड एजेंसीज हैं और इनकी स्टडी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐसा मानना है कि मार्च 2022 तक 10 लाख करोड़ तक एनपीए हो जाएंगे। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि ये एजेंसी जो बैड बैंक बना है उसको जो एसेट्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे, शायद उन्होंने कंसिडर किया होगा कि वो 2 लाख करोड़ कम हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप टोटल कैलकुलेशन एक लेमैन टर्म में करें तो मैंने एक पहले वाले वीकली वाणी के एपिसोड में आपको बताया था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि 8 लाख करोड़ से ज़्यादा के बैड लोन्स जो हैं वो राइट ऑफ किए जा चुके हैं। अगर मार्च 2022 में आपके जो बैड लोन्स हैं वो 10 लाख करोड़ हो जाते हैं और उसके अंदर 2 लाख करोड़ जो है बैड बैंक को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, तो एक रफ कैलकुलेशन अगर हम करें कि टोटल कितने बैड लोन्स हैं सिस्टम में, तो वो लगभग आपके बनते हैं 20 लाख करोड़ के आसपास, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। मे भी हो सकता है ये कैलकुलेशन जो है 18 लाख करोड़ हो, अगर मान लीजिए 2 लाख करोड़ इस 10 लाख करोड़ में कंसीडर नहीं किए गए, तो ये जो नंबर है 18 से 20 लाख करोड़ हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ पे जो बैड बैंक को बैड लोन्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं 2 लाख करोड़, वो केवल जिसको कह लीजिए जो समस्या है उसका केवल 10% के आसपास है। यहाँ पे बाकी बैड लोन्स का क्या होगा? क्या उनको राइट ऑफ कर दिया जाएगा जैसे पहले 8 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिए गए? तो इन सब के जवाब तो हमें आने वाले समय में ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि ये बैड बैंक जो है किस तरीके से हेल्प करता है बैंक्स की, और बैंक्स जो हैं बाकी के लगभग 8 लाख करोड़ के जो बैड लोन्स हैं, जो कि खास तौर पे रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट से आने वाले हैं, जहाँ पे मुद्रा लोन के बारे में भी हमने पिछले हफ्ते चर्चा की थी। तो इन लोन्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है? क्या इन्हें भी पिछली तरह जो राइट ऑफ कर दिया जाएगा बाकी के 8 लाख करोड़? तो ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों चलते हैं अब हम अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। तो अगर आप मान लीजिए क्रिप्टो में ट्रेड या निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। यहाँ पे आपका जो एसबीआई है उन्होंने बैन कर दिया है ट्रेडर्स को, उसकी जो यूपीआई है उसको बाय और सेल, क्रिप्टो को बाय और सेल करने के लिए जो एसबीआई की यूपीआई है सर्विस है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। पास्ट में कुछ दूसरे बैंक्स ने भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी नेट बैंकिंग सर्विस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी जो है इसके बारे में एडवाइजरी जारी कर चुका है। और इनफैक्ट अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो काफ़ी क्रिप्टो ट्रेडर्स यहाँ पे कंप्लेन करते हैं कि फेलियर रेट
काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लेकिन अब ये जो है ये एक ब्लैंकेट बैन है या ब्लैंकेट ब्लॉकेड है, जहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं उनके द्वारा जो ट्रांजैक्शन होती है क्रिप्टो ट्रेडर्स के द्वारा, उसके लिए आप SBI का UPI प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक और न्यूज़ मैंने पढ़ी थी जहाँ पे बताया गया है कि जो आने वाले समय में हो सकता है क्रिप्टो को बैन तो ना किया जाए, लेकिन इसके ऊपर टैक्स जो है बहुत ज़्यादा हाई लगा लिया जाएगा, जिससे डिस्करेज किया जाएगा निवेशकों को क्रिप्टो में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए। दोस्तों यहाँ एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताया गया है कि इंडिया में जो है लगभग 1.5 करोड़ इन्वेस्टर्स जो हैं 15,000 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हैं, और ये नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे 350 इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि ब्लॉकचेन से संबंधित है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड या निवेश करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो एक्टिव अकाउंट्स हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो जो है अब एक पैरेलल एक्सचेंज बन चुका है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जिनको कह लीजिए कि स्टार्टअप्स का ध्यान है या स्टार्टअप्स की नज़र है। दोस्तों चलते हैं अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे अगस्त के महीने में 19 लाख जॉब्स जो हैं वो कम हुई। तो बेसिकली इस डेटा को हम आज से नहीं देख रहे, इस डेटा को हम पिछले 4-5 साल से देखते आ रहे हैं एक रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कितनी जॉब्स ऐड हो रही है, कितनी जॉब्स अगर कम हुई तो कितनी जॉब्स कम हो रही हैं। तो ये डेटा हमें एक्चुअली हेल्प करता है एक आइडिया लगाने में कि इकोनॉमी के अंदर किस तरह का क्या चल रहा है, या बेसिकली कौन से सेक्टर्स के अंदर एडिशन हो रहा है, कौन से सेक्टर्स में जो है कमी की जा रही है, जिससे हमें आने वाले समय में कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, उसके बारे में आइडिया लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली इस समय जो जॉब एडिशन हो रहा है वो वेरी लो इनकम जो जॉब्स हैं, जैसे कि मेड्स, कुक्स, जो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, गार्डनर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, यहाँ पे जॉब्स ऐड हो रही हैं। और यहाँ पे आप इस आर्टिकल के अंदर पूरा विस्तार से इन्होंने बताया हुआ है कि फार्म और नॉन फार्म सेक्टर्स में किस तरीके से जॉब का डेटा मूव कर रहा है। तो अगर आप इसको और विस्तार से देखना चाहें, पढ़ना चाहें, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है कि जो सर्विस सेक्टर है उन्होंने 8.5 मिलियन जॉब्स ऐड की हैं। तो यहाँ पे कहीं पे कमी होती रहती है, कहीं पे ज़्यादा होती रहती है, इंक्रीज होता रहता है। तो वो आप यहाँ पे विस्तार से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे एडिशन हुई, कहाँ कहाँ पे कमी हुई जॉब्स के अंदर। तो इससे आपको एक सेक्टर एनालिसिस में मदद मिल जाती है। दोस्तों चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। अच्छी खबर है कि CPI इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गई है, 5.3%, पिछले 4 महीने का लो है। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ एक और बुरी खबर भी है कि इंडिया का WPI इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया है, 11.39% हो गया अगस्त में। तो ये WPI इन्फ्लेशन बेसिकली इंक्रीज हुआ नॉन फूड प्रोडक्ट्स या नॉन फूड आइटम्स जो हैं उनके अंदर जो प्राइस इंक्रीज हुआ उसकी वजह से ये आपका WPI इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ। यहाँ पे इस पैराग्राफ में इसके बारे में बताया भी गया है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर के ऊपर। टेलीकॉम सेक्टर के लिए अच्छी खबर है, टेलीकॉम में रिफॉर्म्स किए गए हैं, 2 महत्वपूर्ण रिफॉर्म किए गए हैं। पहला 100% FDI जो है अलाउ की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है और इंडस्ट्री की काफ़ी समय से डिमांड थी इसको लेके। और दूसरा दोस्तों जो AGR ड्यूज थे उसके लिए 4 साल का मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा वोडाफोन आइडिया को होगा। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो की अनाउंसमेंट्स हैं, जो 2 महत्वपूर्ण तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, लेकिन यहाँ पे अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहें, समरी के तौर पे पढ़ना चाहें, तो इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है। दोस्तों अगर ग्लोबल न्यूज़ की बात करें, इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें, तो अच्छी खबर नहीं आ रही। यहाँ पे ग्लोबल डेट जो है वो एक रिकॉर्ड $300 ट्रिलियन पे पहुंचने वाला है। जून के महीने में ये जो डेट है
ये 296 ट्रिलियन डॉलर इंक्रीज होके मतलब 296 ट्रिलियन डॉलर हो गया। तो दोस्तों जो डेट की समस्या होती है इसके बारे में हम अपने चैनल पे पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि जो ग्लोबल डेट है इसके बारे में IMF भी चेतावनी जारी कर चुका है पिछले साल। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप सर्च कर सकते हैं चैनल के होम पेज के ऊपर, जहाँ पे हमने उसकी चर्चा की थी। और ये जो परसेंटेज ऑफ GDP है ये भी अलार्मिंग लेवल पे पहुंच चुका है 360-370 के बीच में। आज से 6-7 साल पहले ये जो ग्लोबल डेट था ये लगभग 210 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था, और अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ये बढ़ोतरी हुई है लगभग 50% के आसपास बढ़ोतरी हो चुकी है। और यहाँ पिछले साल 2020 के अंदर जो एडिशनल डेट इशुएंस था या टोटल सस्टेनेबल डेट इशुएंस वो 800 बिलियन को क्रॉस कर गया, और इस साल ये नंबर जो है 1.2 ट्रिलियन क्रॉस करने की संभावना है। ये नंबर्स जो हैं ये डॉलर की टर्म्स में है। दोस्तों अगली खबर चाइना से है, जो कि अच्छी खबर नहीं है। यहाँ पे चाइना का जो रिटेल ट्रेड है वो केवल 2.5% ग्रो किया है अगस्त में। जुलाई में ये नंबर 8.5% था, जो अगस्त के अंदर एक्सपेक्टेशन थी 11.5% की थी। तो आप यहाँ चार्ट की सहायता से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ का जो रेट है वो स्लो डाउन हो रहा है। तो मैं आपको ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले वीकली वाणी के एपिसोड में बता चुका हूँ चाइना के बारे में, ख़त्म टाटा गया। तो ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके चाइना से संबंधित जो भी सवाल थे वो आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों इस हफ्ते मार्केट में कोई भी मेजर इवेंट नहीं है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीकली वाणी का एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।